म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ एक्विटीज विनीत सांबरे। विनीत सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। विनीत सर, अगर हम मार्केट की बात करें तो पिछले 6 में से 5 ट्रेडिंग सत्र में हमने बाजार में तेजी देखी है। इस बीच में ट्रेड डील हुई, दोनों देशों की तरफ से स्टेटमेंट आ गया। ग्लोबली माहौल हम देख रहे हैं कि ठीक है, थोड़े यूएस में यील्ड्स वगैरह भी नीचे आ रही हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये ट्रेड डील होना बाजार के लिए ब्रीदर है या फिर बूस्टर है? आप इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? क्या यहां से हम और तेजी देखेंगे इस डील के दम पर? अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग और थैंक यू मुझे यहाँ पे आपके शो में बुलाने के लिए। सो आई थिंक जहां तक मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि ट्रेड डील होना थोड़ा जरूरी था। और यदि आप बाजार का माहौल देखेंगे पिछले जून जुलाई से, जब से अमेरिका ने अपने इंडिया के ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ लगाई थी, तब से रुपये भी वीक काफी हो गया था। मार्केट्स का तो 1.5 साल से थोड़ा कंसोलिडेशन फेज ही चल रहा है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। बट सेंटिमेंटली मुझे ऐसा लगता है कि यूएस ट्रेड डील होना काफी फायदेमंद रहेगा भारत के लिए। और कई सारे जो सेक्टर्स है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और लेबर काफी ज्यादा लगती है, टेक्सटाइल्स है, जेम्स ज्वेलरीज हैं, केमिकल्स हैं, यूएस ट्रेड डील के चलते मुझे लगता है वो सेक्टर्स में भी स्टेबिलिटी आएगी। जैसे कंपनीज यूएस मार्केट्स का जो अपना बिजनेस है बढ़ाएंगी, तो आई थिंक मुझे लगता है ओवरऑल इंडिया के लिए आउटलुक इससे पॉजिटिव होना चाहिए। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि पिछले अगर आप 8 क्वार्टर से यदि हम देखें, मतलब 2 साल से हमारे अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो भी वीक हो रहे हैं पिछले उसके पहले के 3 साल के मुकाबले। अब उसके कई रीजन है, बट मुझे लगता है कि कई सारे जो मैक्रो फैक्टर्स हैं वो भी फेवरेबल होते जा रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट का कम होना, जीएसटी रैशनलाइजेशन, इनकम टैक्स में बेनिफिट। अभी गवर्नमेंट ने इस बजट में केपेक्स में भी कुछ अहम सेक्टर्स में काफी अच्छा ध्यान दिया है, डिफेंस, रेलवे। तो मुझे लगता है ओवरऑल धीरे धीरे कंसोलिडेशन फेज जो है अब खत्म होगा और आई थिंक मार्केट के लिए रुख आगे 1-2 सालों में इम्प्रूव होने की काफी मैक्रो फैक्टर्स फेवरेबल दिख रहे हैं। विनीत सर, बाजार के लिए एक और चिंता थी और कहा यह जा रहा था कि चूंकि ग्लोबली अगर हम इंडियन मार्केट को देखेंगे तो वैल्यूएशन थोड़े यहां पर फ्रॉथी थे, लेकिन एशियाई बाजार खूब चल गए। यूएस में हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो जो वैल्यूएशन वाले कंसर्न्स थे तो वो कुछ हद तक तो दूर हुए हैं। आपको लगता है कि एफआईज अब भारतीय बाजार का रुख करना शुरू करेंगे, क्योंकि पॉलिसी को लेकर भी यहां पर काफी ज्यादा अस्थिरता आ गई, ट्रेड डील वाला जो एक तनाव था वो भी दूर हो गया है, बढ़ता जा रहा है, तो सिल्वर पे न्यूट्रल। नहीं, आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस में जो फ्रॉथ थी वो कई हद तक कम हुई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अट्रैक्टिव हो चुकी है, लॉन्ग टर्म एवरेज के थोड़ा ऊपर ही है। बट क्या होता है कि एग्रीगेट्स में कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाती है। हम यदि ब्रॉड मार्केट में देखें, कई सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां पे काफी गिरावट के कारण स्पेसिफिकली उन क्षेत्र में वैल्यूएशंस ठीक हुई हैं। एग्रीगेट्स में अभी भी हम थोड़े से एवरेज के ऊपर है, बट मैं ये मानता हूं कि फ्रॉथ कम हुई है। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स या और भी कोई इन्वेस्टर से निवेशक जो ट्रिगर देखता है वो ग्रोथ की देखता है। अब जैसे मैंने कहा कि ग्रोथ की ट्रिगर जो है हमारी वीक हो गई थी, लेकिन आगे मुझे लगता है कि ये इन सारे मैक्रो फैक्टर्स की वजह से यूएस डील, ईयू डील, सेंटिमेंट्स इंप्रूव होंगे और ग्रोथ भी जो है अपनी नॉर्मलाइज्ड रेंज है बिटवीन 11 to 15%, वो एक्सपेक्टेशन FY27 की वहीं पर है आज के दिन में कंसेंसस की। तो मुझे लगता है जैसे हम वो क्लैरिटी आएगी ग्रोथ की, उस वक्त आई थिंक इन्वेस्टर्स आने चाहिए। दूसरी ये बात मैं और एक बताना चाहूंगा कि जो आज के दिन में जो कि हमेशा बाजार में होता है, कई बार जो कोई सेक्टर्स में, कोई सेगमेंट्स में लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा चला जाता है, पैसे भी वो क्षेत्र में बहुत ज्यादा चले जाते हैं और यूफोरिक स्टेज पे आ जाती है। वो आज एआई में वही हो रहा है, जो भी हम दुनिया में देख रहे हैं जहां पे बाजार चल रहे हैं वो मोस्टली एआई लिंक्ड जो बिजनेसेस हैं, एआई से लिंक्ड जो सेगमेंट्स हैं, उनमें कई सारे एक्साइटमेंट काफी है। बट ये भी नॉर्मल है कि ये सब साइकिल्स चेंज होते हैं और जहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान है, हो सकता है जब वहां पे कुछ सेंटिमेंट्स हिले
तो दैट विल आल्सो मे बी पुश एफआईएस टू लुक एट द इंडियन मार्केट्स। तो आई थिंक दोनों ही चीजें होंगी, ग्रोथ भी आएगी और वो हो सकता है कि वहां पे थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट वहां कम हो, तो फिर इंडिया के मार्केट्स में आउटलुक चेंज होगा। बट क्या वो इमीडिएटली एफआईआई लोग अब आना चालू होंगे, आई थिंक वो कहना तो बड़ा मुश्किल है। एक कहूंगा कि रुपी में स्थिरता आ चुकी है बिकॉज ऑफ द यूएस ट्रेड डील, सो दैट इटसेल्फ इज अ वन पॉजिटिव एफआईआईस की ओर से। विनीत सर, अगर हम आईटी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि जो ब्राइट डेज हुआ करते थे एक समय पर आईटी में, जो ग्रोथ थी, क्या वो वापस लौट के आपको आते हुए लग रही है? क्योंकि एआई ने काफी बड़ा डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर दिया है और वो डिस्ट्रप्शन का अंदाजा इस बात से भी लग रहा है कि कंपनीज की तरफ से हायरिंग नहीं हो रही है। एक जमाना था कि बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस एक क्वार्टर में 30,000 40,000 की हायरिंग करती थी। अब वो चीजें तो बड़ी पुरानी बातें हो गई। आपको क्या लग रहा है सर कि क्योंकि ग्रोथ भी अब 4-5% की इससे बात तो बनने वाली है नहीं, तो क्या आईटी के जो अच्छे दिन थे वो पूरी तरह से पीछे छूट गए हैं और अभी लौट के आने के संकेत नहीं मिल रहे हैं? तो मतलब ये बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है अभिषेक जी, और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमने एक्चुअली अभी तक जो सही एआई का इंडियन आईटी की तरफ से जो पकड़ है वो हमने अभी तक शायद देखी नहीं है। और मैं इस कैंप में हूं कि एआई बहुत ही सिग्निफिकेंट इनोवेशन है और इससे कई सारे इम्पैक्ट बिजनेस करने के तरीकों में, एम्प्लॉयमेंट में होंगे। बट ये भी है कि लोग अपने आप को यदि अच्छी तरह से स्किल कर लें तो इनके जो स्पैन ऑफ वर्क है वो भी बढ़ेंगे। मतलब हर कंपनीज को मुझे लगता है एआई इम्प्लीमेंटेशन आगे जाके करना होगा। आज के दिन में हम यदि एआई का प्रोसेस जो मुझे समझ में आता है वो देखें तो अभी तो पूरा एआई का हार्डवेयर सेटअप हो रहा है, डेटा सेंटर्स लग रहे हैं। अब जाके कंपनीज जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल्स थी, मतलब सास मॉडल, उनको डिसरप्ट पहले हो रहा है। जैसे प्लांटर ने बताया कि सैप का काम हम जल्दी कर देंगे, तो ये जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्लेटफॉर्म कंपनीज थी उनको पहले हर्ट होगा। बट जब एआई का इम्प्लीमेंटेशन होगा, जैसे यदि आपके कंपनी में, मेरे कंपनी में हम चाहेंगे कि एआई से बेनिफिट हो, तो हमको आई थिंक लगता है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज के पास जाना पड़ेगा और कंपनीज जो अपने आप को अच्छी तरह से अपस्किल कर सकती हैं, अच्छे लोग ला सकती हैं, मुझे लगता है उनके लिए बिजनेस आगे जाके आना चाहिए। आज के विश्व की हम बात करें तो काफी सारे जो इतने रिस्क हम झेल रहे हैं, टैरिफ की अनसर्टेनिटी है, इसके चक्कर में ऐसा हो रहा है कि कई सारी कंपनीज अपना बड़े अनाउंसमेंट्स स्पेंड्स के आईटी की तरफ कर नहीं रही हैं। तो जब ये थोड़ा नॉर्मलाइजेशन होगा तो मुझे लगता है कि ग्रोथ आनी चाहिए। अब ये दोबारा से डबल डिजिट ग्रोथ होंगी, हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ होंगी, आई थिंक कहना मुश्किल है। बट आई थिंक ओवरऑल इवन इफ दे कम बैक टू हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ, तो भी मुझे लगता है कि आईटी कंपनीज के लिए अच्छा आउटलुक होना चाहिए। विनीत सर, अब बाजार चूंकि स्थिर हो रहा है ना, तो बहुत सारे ऐसे नए लोग भी बाजार की तरफ आकर्षित होते हैं और एक हमने देखा है कि बाजार में एक प्राइस करेक्शन तो ज्यादा नहीं हुआ बट टाइम करेक्शन तो हो ही गया है। उसी लेवल पर हैं जहां पर हम थे साल भर पहले या फिर उससे नीचे फिलहाल तो हैं। तो अगर किसी को यहां से फ्रेश मनी डिप्लॉय करना हो, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? म्यूचुअल फंड्स क्या खरीद रहे हैं, आप जरा ये बता पाए तो बेहतर होगा। आई थिंक स्ट्रैटेजी मुझे लगता है हमेशा इक्विटी में, मैं तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि इक्विटी में जब तक देश में कंपनीज में ग्रोथ है, आई थिंक इक्विटी मार्केट निवेश के लिए अच्छा ही साबित होगा। क्योंकि जो इक्विटी मार्केट्स के रिटर्न है वो ग्रोथ को चेज करती है। आप और ग्लोबली ये बात लागू है। मतलब आज जो भी मार्केट चल रहे हैं वो जो कंपनीज में डाल रहे हैं, एआई में जैसे कई ग्रोथ स्ट्रांग आ रही है तो एआई के स्टॉक्स रिटर्न दे रहे हैं। तो जब इंडिया में भी ग्रोथ जो सेगमेंट्स में आएंगी, ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ होगी, तो इक्विटी से रिटर्न मिलेगा। अब क्या सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया में ग्रोथ थम जाएगी? तो मुझे नहीं लगता है कि थमेगी। अपने यहाँ पे अभी भी आगे 10, 15, 20 साल ग्रोथ रहेगी। और आई थिंक वो पर्सपेक्टिव से यदि मैं देखूं तो इक्विटी में निवेश रहना जरूरी है टू बीट द इन्फ्लेशन। इक्विटी का मेन ऑब्जेक्टिव टू बीट इन्फ्लेशन। नाउ निवेशकों से मेरा ये एक रिकमेंडेशन ये होगा कि इक्विटी को भी लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहती है, पिछले 3-4 सालों में नहीं थी, इसलिए निवेशक थोड़े से ऑप्टिकली अलग तरीके से इन्फ्लुएंस हुए हैं, बट वोलेटिलिटी रहती है। यदि हम लॉन्ग टर्म
का सोचें, 8-10 साल की सोचें, तो आई थिंक रिटर्न्स अच्छे बनने चाहिए। निवेशकों को एसआईपी का माध्यम जो है वो सबसे बढ़िया है। अब रिस्क के हिसाब से डाइवर्सिफाइड फंड्स, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, थीमेटिक फंड्स, ये अपने-अपने रिस्क के हिसाब से मुझे लगता है एलोकेशन करना चाहिए। बट टर्म ड्यूरेशन जो है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है सर, ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए और इक्विटीज एज एन एसेट क्लास ओवर द ईयर सभी को आउट परफॉर्म किया है। और आप अच्छी कंपनीज अगर चुनते हैं, सही समय देते हैं, साइकिल को थोड़ा देख दाख के, तो आपके पैसे ज़रूर बन जाएंगे। विनय सर, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और तमाम सवालों पर अपनी बहुत ही बारीक एनालिसिस हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपसे जल्दी फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार। बात